गुड मॉर्निंग और द डिबेट में आपका स्वागत है। आज 22 मई 2026 है। गुड मॉर्निंग। 60 के दशक के ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में एक उसूल हुआ करता था, बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ ठंडे और कड़े तथ्यों के आधार पर दुनिया का विश्लेषण करना। तो आज हम उसी पेशेवर और शांत अंदाज में बात करेंगे। हमारा आज का फोकस यूरोप क्षेत्र है। बिल्कुल। और आज का हमारा ये कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज़ द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। एकदम सही। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि स्टाइलो न्यूज़ वास्तव में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है। हाँ, मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसे मुख्य रूप से सरकार, सेना और व्यापार जैसे एंटरप्राइज ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। इसका अर्थ ये है कि हमारे जो श्रोता हैं उनके पास उस टूल तक विशेष पहुंच है जो वैश्विक निर्णय निर्माताओं का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। सही कहा आपने। तो बिना किसी देरी के आज के हमारे बौद्धिक विमर्श का शीर्षक है स्ट्रैटेजिक डिबेट, द न्यू यूरोपियन डिफेंस ऑर्डर टेकिंग शेप। देखिए, स्थापित सत्य यह है कि नाटो का प्राथमिक मिशन यूरोप को रूस से बचाना है। हाँ, और दशकों से यह मिशन अमेरिका के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। बिल्कुल। लेकिन आज का मुख्य प्रश्न यही है, क्या नाटो 3.0 को रूस से यूरोप की रक्षा के लिए अब भी अमेरिका की आवश्यकता है, या यूरोप अमेरिका के सैन्य समर्थन के बिना स्वतंत्र रूप से रूस का सामना कर सकता है? ये आज के समय की सबसे बड़ी रणनीतिक बहस है। हाँ, और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि यूरोप तेजी से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता हासिल कर रहा है और अमेरिका के बिना खुद की रक्षा करने में सक्षम हो रहा है। हाँ, मैं इस बात से सम्मानपूर्वक असहमति जताती हूँ। मुझे लगता है कि देखिए, वर्तमान हकीकत और तार्किक सीमाओं को देखते हुए यूरोप आज भी अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे और हथियारों पर गहराई से निर्भर है। चलिए तथ्यों पर बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जब जर्मनी से 5,000 सैनिकों की वापसी की बात हुई या मिसाइल तैनाती से इनकार किया गया, तो उसने यूरोप को जगा दिया है। एक तरह का अलार्म था वो उनके लिए। बिल्कुल। और अब ये सिर्फ बात नहीं है। जर्मनी 2039 तक यूरोप की सबसे मजबूत सेना बनने की राह पर है। फ्रांस अपने परमाणु निवारक का लगातार विस्तार कर रहा है। हाँ, फ्रांस तो हमेशा से स्वायत्तता का पैरोकार रहा है। सही बात है। और आप पोलैंड को देखिए, उन्होंने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए यूरोपीय संघ के सेफ प्रोग्राम के तहत 44 बिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ये तो है, बजट में काफी बढ़ोतरी हो रही है। यूरोप अब 2035 तक अपने रक्षा बजट को जीडीपी के 5% तक ले जाने की स्पष्ट योजना बना रहा है। मतलब ये एक नए स्वतंत्र यूरोपीय रक्षा संघ की बहुत ठोस शुरुआत है। देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति और ज़मीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपने बजट और ऋण की बात की, वो ठीक है, लेकिन तथ्य ये है कि यूरोपीय संघ के 75% नए हथियार आज भी अमेरिका से ही खरीदे जाते हैं। खरीदारी का पैटर्न पुराना है, मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन ये निर्भरता कितनी गहरी है, ये हाल ही में दिखा। अभी 14 और 15 मई को कीव पर रूस द्वारा जो 1500 ड्रोन और मिसाइलों का भारी हमला हुआ, उसने दिखाया है कि नाटो की वायु रक्षा कितनी सीमित है। वो हमला वाकई बहुत बड़ा था। बिल्कुल। और आपके पास पेट्रियट मिसाइलों की आपूर्ति बहुत कम है। आप सस्ते ड्रोन को इतनी महंगी मिसाइलों से नहीं रोक सकते। यूरोप में आज भी रणनीतिक एयरलिफ्ट और आईसार यानी इंटेलिजेंस और सर्विलेंस के लिए अमेरिका पर भारी निर्भरता है। आप इसे रातों रात खत्म नहीं कर सकते। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि पेट्रियट का जो गणित है वो ड्रोन के सामने काम नहीं करता है। लेकिन यही वो बात है जिसने यूरोप का नजरिया बदला है। नजरिया बदला है मतलब? भव्य इमारत की तरह है जिसे बिना गिराए एक एक नए और मजबूत किले में बदला जा रहा है। दिलचस्प तुलना है। देखिए, यूक्रेन अब यूरोप के लिए एक तरह से सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर बन गया है। जो 950 बिलियन यूरो का यूरोपीय सैन्य निर्माण हो रहा है, वो सिर्फ पुरानी तकनीक पर नहीं खर्च हो रहा। यूरोप अब बड़े और महंगे मिसाइलों के बजाय सस्ते मास प्रोड्यूस ड्रोन सिस्टम और एआई की ओर बढ़ रहा है। ड्रोन तकनीक अच्छी है, लेकिन बाल्टिक सागर और उत्तरी यूरोप के इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स का अगर हम हवाला दें तो रूस का खतरा असम्मित है। आप हाइब्रिड वॉरफेयर की बात कर रही हैं?
बिल्कुल। रूस द्वारा बड़े पैमाने पर जीपीएस जैमिंग की जा रही है, हाइब्रिड युद्ध लगातार चल रहा है, हेलसिंकी और पोलैंड की सीमाओं के पास जो ड्रोन की घटनाएं हो रही हैं, वो इसका सबूत है। हाँ, वो घटनाएं काफी चिंताजनक रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या 26-27 देशों की एक खंडित यूरोपीय सेना इस हाईटेक और उच्च मात्रा वाले हमले का सामना कर सकती है, वो भी तब जब उन्हें पहले से ही हथियारों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है? ये एक मुश्किल चुनौती है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आप निर्णय निर्माताओं के दृष्टिकोण देखिए, वहां एक साफ शिफ्ट नजर आ रहा है। पूर्व नाटो महासचिव एंडर्स फोग रासमुसेन का जो हालिया प्रस्ताव था, हाँ, मैंने वो प्रस्ताव पढ़ा है। बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की अस्थिर नीतियों के कारण यूक्रेन सहित एक नए यूरोपीय रक्षा गठबंधन की साफ वकालत की है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क लगातार पश्चिमी एकता की अपील कर रहे हैं। राजनेताओं के बयान तो आते रहते हैं। ये सिर्फ बयान नहीं है, बर्टेल्समैन फाउंडेशन का सर्वे देखिए। अधिकांश यूरोपीय नागरिक अब अमेरिका को एक अविश्वसनीय भागीदार मानते हैं। जब जनता ऐसा सोचने लगे तो बदलाव तय है। इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ कि भरोसा कम हुआ है, लेकिन यूरोप के अंदर ही गहरे मतभेद हैं। हम इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मतभेद, आपका इशारा किन देशों की तरफ है? देखिए, जबकि पोलैंड और फिनलैंड तेजी से अपनी सेना बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो सीमा पर हैं, स्पेन और इटली की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। हाँ, दक्षिणी यूरोप का फोकस अलग रहता है। बिल्कुल। और फिनलैंड का ही उदाहरण लें। हाल के एक पोल के अनुसार केवल 12.5% फिन्स ही ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका पर भरोसा करते हैं। 12.5%? ये तो बहुत ही कम आंकड़ा है ना? लेकिन इसके बावजूद उनकी आधिकारिक नीति अभी भी अमेरिका के साथ घनिष्ठ सैन्य सहयोग बनाए रखने की ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि हकीकत में अमेरिका के बिना रूस को रोकना संभव नहीं है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। लेकिन अगर हम रणनीतिक समय सीमा और सोशल मीडिया की भावनाओं को देखें तो तस्वीर बदल रही है। जुलाई 2026 में अंकारा, तुर्की में आगामी नाटो शिखर सम्मेलन होने वाला है। हाँ, उस पर सभी की नजरें टिकी हैं। और तुर्की का जो कान फाइटर जेट प्रोजेक्ट है और उनका जो ऑटोनॉमस डिफेंस मॉडल है, वो यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन रहा है। द गार्जियन, कीव पोस्ट और नॉइज यूर्चर जिंदुंग जैसे न्यूज आउटलेट्स इस पर विस्तार से लिख रहे हैं। लेकिन आम जनभावना इसके बारे में क्या कहती है? मैंने एक्स यानी ट्विटर पर भावनाओं का विश्लेषण किया। कुछ यूजर्स जैसे कि ब्रेन मिजाटोविक, उनका कहना है कि रक्षा खर्च को जीडीपी के 3.5% तक ले जाना शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी घरेलू चिंता है। ये नकारात्मक भावना है। हाँ, लेकिन दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र में वेंचर कैपिटल और R&D में जो निवेश आ रहा है, उसको लेकर भारी उत्साह है। ये एक सकारात्मक और तात्कालिक भावना है जो यूरोप को मजबूत कर रही है। मैं इस बात को स्वीकारती हूँ कि एक्स पर रक्षा विशेषज्ञ इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो जिस क्रूर गणित या ब्रूटल मैथ की बात कर रहे हैं उसे भी समझना होगा। क्रूर गणित से आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि भले ही यूरोप कागज पर रूस या चीन से अधिक खर्च करे, लेकिन लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग को रातों रात खड़ा नहीं किया जा सकता। 2030 तक भी ये एक खोखला नाटो बना रह सकता है यदि अमेरिकी लॉजिस्टिक्स को तुरंत प्रतिस्थापित नहीं किया गया। ये एक बहुत ही मजबूत और कड़वा सच है। तो आज की हमारी चर्चा को अगर हम समेटें तो बिना किसी पक्ष को विजेता घोषित किए हम दोनों इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि हम एक ऐतिहासिक रणनीतिक धुरी को देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यूरोप अपनी रक्षा के लिए जाग चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकदम सही। लेकिन जैसा कि आपने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, अमेरिका से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग बहुत जटिल और समय लेने वाला है। हाँ, और हम ये श्रोताओं पर छोड़ते हैं कि वे वर्तमान तथ्यों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकालते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इससे पहले कि हम आज विदा लें, मैं अपने श्रोताओं को स्टाइलो न्यूज़ के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा। यह एक बेहतरीन मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स यानी ट्विटर से डेटा लेकर काम करता है। बिल्कुल। और फिर ये श्रोताओं को व्यक्तिगत इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ प्रदान करता है। आपको न्यूज़ ढूंढनी नहीं पड़ती, सटीक विश्लेषण आपके पास आता है।
तो हम अपने सभी श्रोताओं को प्रेरित करना चाहेंगे कि वे स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हाँ, जहां वे ऑन डिमांड एआई संचालित समाचार प्राप्त कर सकते हैं, आप www.stylonews.com पर जा सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सभी श्रोताओं को धन्यवाद। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि भविष्य के डीप डाइव एपिसोड के लिए आप हमें नए विषयों का अनुरोध करें। और हाँ, अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और नमस्कार।